नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले व्याख्यानों में हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल की। इस काव्यखंड की नई धारा में कई उत्थान हुए और हम आ पहुँचे थे तीसरे उत्थान में छायावाद की चर्चा तक। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक श्रृंखला प्रारंभ करते हैं जिसमें हम छायावादी कवियों को क्रमशः लेते जाएंगे और एक एक करके विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं श्री सुमित्रानंदन पंत की। श्री पंत की रचनाओं का आरंभ संवत 1975 से समझना चाहिए। इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में, जिसमें हृतंत्री के तार भी हैं, उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर मात्रा में आभास मिलता है। गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है। पंत जी के ही शब्दों में अगर बात करें तो एक उद्धरण यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। हुआ था जब संध्या आलोक, हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम ओर, विहंग रव बनकर मैं चितचोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक। पर पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग से खुल जाते हैं। वीणा की कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया। एक उदाहरण देखिएगा। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। निराकार तम मानो सहजा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धरकर नाम रूप नाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन नव जीवन फिर सीखा जग ने अपनाना। स्पंदन कंपन नव जीवन फिर सीखा जग ने अपनाना। उस मूर्तिमती लाक्षणिकता का आभास जो पल्लव में जाकर अपनी हद को पहुंची है, वीणा से ही मिलने लगता है। एक उदाहरण देखिएगा। मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, अंधकार का अलसित अंचल, अब द्रुत ओढ़ेगा संसार, जहाँ स्वप्न सजते श्रृंगार, जहाँ स्वप्न सजते श्रृंगार। वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। करुणा और सहानुभूति से प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिए जो वृत्त उपन्यासों और कहानियों में प्रायः पाए जाते हैं, जैसे डूबने से बचाने वाले, अत्याचार से रक्षा करने वाले, बंदी गृह में पड़ने या रणक्षेत्र में घायल होने पर सेवा शुश्रूषा करने वाली के प्रति प्रेम संचार, उन्हीं में से एक चुनकर भावों की व्यंजना के लिए रास्ता निकाला गया है। झील में नाव डूबने पर एक युवक डूबकर बेहोश होता है और आंख खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती उसका सिर अपने गोदी में रखकर उसकी ओर देख रही है। इसके उपरांत दोनों में प्रेम व्यापार चलता है, पर अंत में समाज के बड़े लोग इसे
स्वेच्छाचार कहते हैं और इस स्वेच्छाचार को सहन न करके उस युवती का ग्रंथि बंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। यही ग्रंथि बंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद ग्रंथि डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा इस प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है। इस कहानी द्वारा कवि को यही दिखाना था। यद्यपि प्रेम का स्रोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है, पर आगे चलकर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हास्य विनोद की झलक भी दिखाई देती है। कहानी तो एक निमित्त मात्र जान पड़ती है, वास्तव में सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि की अलग अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे फिर से पंत जी की, उनकी एक प्रौढ़ रचना पल्लव की। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।